3 जहाज़ों पे हमला होता है, 3 नाविक मारे भी जाते हैं। तो ये सिंपल मामला ये नहीं है कि नाकेबंदी का उल्लंघन हुआ, मामला ये है कि रिबेटल हो नहीं पाएगा। भारतीय नेवी के जवानों को मार दिया जाता है और एक शब्द 56 इंच की सरकार नहीं बोलती, और फिर ये कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कमज़ोर थे। मतलब इससे ज़्यादा शर्मिंदगी भरी कोई और बात को नहीं। जिस नेहरू ने इस देश को सब कुछ विरासत में दे दिया, जितनी भी आज समस्याएं हैं, कश्मीर की हैं, गरीबी की हैं, चीन की है, तो उस नेहरू से कंपैरिजन क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का? अमेरिका, इजराइल, ईरान, एक पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम किसी डील में बंधे हुए नहीं हैं। इजराइल का ये कहना कि हम किसी डील में बंधे हुए नहीं हैं, ये अपने आप में एक चुनौती भरा बयान है अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, क्योंकि शांति के डील में पाकिस्तान में भारत को जो देश जाना ही जाता है शांति के लिए, अगर थम जाता है युद्ध, सब कुछ ठीक रहता है, क्रूड ऑयल की कीमत जैसे कम आई है और कम होती है, तो जनता को फायदा मिलेगा। अमेरिका, इजराइल, ईरान, जबरदस्त युद्ध चल रहा था और पूरे विश्व ने उसकी जो तपिश है उसको महसूस किया। एक पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता हुआ दिख रहा है। ड्यू डेट है 19 तारीख को, जब अमेरिका और ईरान जो है वो साइन कर लेंगे, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम किसी डील में बंधे हुए नहीं हैं। तो क्या ग्लोबल स्थिति अभी आपको दिख रही है युद्ध की? मुझे लगता है कि इजराइल का ये कहना कि हम किसी डील में बंधे हुए नहीं हैं, ये अपने आप में एक चुनौती भरा बयान है अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, क्योंकि इजराइल के साथ मिलके ही ये हमला हुआ था ईरान के ऊपर, और मुझे अच्छे से याद है ये 28 फरवरी की बात है, और 28 फरवरी के बाद से पूरे विश्व ने इसका खामियाजा भुगता है। जिस तरीके से ऑयल क्राइसिस हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और ख़ासतौर पर हमारे देश में भी, लेकिन हमने थोड़ा देर से भुगता, हमारे यहाँ चुनाव था फॉर्चुनेटली। हाँ लेकिन जब वो हमारे ऊपर आन पड़ा तो फिर हमने अच्छा खासा भुगता है, लगभग 7.5 से 8 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर, उन सब के दाम बढ़ाए गए हैं और अभी भी जारी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो $90 प्रति बैरल पे आ गया है, लेकिन जब वो 100 पार हुआ था तो तुरंत सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा और उसको बढ़ा दिया और कहा कि हरदीप पुरी साहब कह रहे थे कि मेरी कंपनियों, हमारी तेल कंपनियों, मेरी तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का पर डे का घाटा हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हरदीप पुरी जी साल के आखिरी क्वार्टर में आपकी कंपनियों को 19,000 करोड़ का फायदा हुआ था और क्वार्टर खत्म हुआ था 31 मार्च 2026 को, ठीक है, और युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 28 फरवरी को। तो वो उसको काउंट नहीं किया, युद्ध से पहले का फायदा, हाँ उसको काउंट नहीं किया, युद्ध से पहले का फायदा और युद्ध से बाद का फायदा, मार्च तो उसमें काउंट होगा ना, उसको काउंट नहीं किया इन्होंने, लेकिन उनकी कंपनियों के घाटे को काउंट कर दिया और देश के लोगों को निचोड़ दिया। तो मामला ये है कि घाटा जो है वो लोगों का है, फायदा जो है वो उनके मित्रों का है। तो सिंपल से जनता सिर्फ जो है वो घाटे की भरपाई करेगी। अच्छा, क्रूड ऑयल की कीमत ना कई बार कम रही, कई बार बहुत कम हुई, मोदी राज में 70 तक आई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनता ने बहुत जबरदस्त अभूतपूर्व कोई गिरावट देखी हो तेल की कीमतों में। तो आपको लगता है इस बार युद्ध जब अगर थम जाता है युद्ध, सब कुछ ठीक रहता है, क्रूड ऑयल की कीमत जैसे कम आई है और कम होती है, तो जनता को फायदा मिलेगा? मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम है और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये क्या करते हैं, सरकार की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये आपको जाति और धर्म में ऐसे फंसा के रखते हैं कि आप उस तरफ देख ही नहीं पाते, और आपको लगता है कि आपने कई सारे स्टेटमेंट भी सुने होंगे ऐसे, जैसे कोई एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, वो 10 बाइट लेगी, 10 में से 2 बाइटें ऐसे भी होंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, 200 कर दो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उन चीज़ों को ऐसे लोगों के छोटे छोटे वक्तव्यों के साथ जस्टिफाई कर देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, 200 कर दो, माहौल नैरेटिव ऐसा सेट कर देते हैं। तो ये जो पिछले 1 महीने में सरकार ने लगभग 7.5 से 8 रुपये बढ़ाए हैं पेट्रोल और डीजल पे, कमर्शियल सिलेंडर पे और घरेलू सिलेंडर पे, इसमें कोई भारी गिरावट देखने को नहीं मिलती है, मुझे नज़र नहीं आएगी आपको ऐसा। भले ही आज अगर 90 पे है क्रूड ऑयल, अगर ये घट के 80 पे भी आ गया, 70 पे भी आ गया, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका और ईरान की डील हुई है, आधिकारिक रूप से 19 तारीख को होगी, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आना शुरू हो गया है। शेयर मार्केट उठ रही है,
ठीक है, एक पॉजिटिव खबर आई है कई महीनों के बाद, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि उसमें पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले किया है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये कहा कि ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए कि हमने इसमें रोल प्ले किया। मीडिएशन में पाकिस्तान ने भूमिका निभाई है, टर्की ने, पाकिस्तान ने, ठीक है, और उन्होंने मीडिएशन तो की, इस बात का लोगों को आभास भी कराया कि ये हमने की है। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताई ये बात, और कैसे पाकिस्तान ने इस पूरी शांति की डील में भारत को आइसोलेट कर दिया। ठीक बात, शांति के डील में पाकिस्तान ने भारत को, जो देश जाना ही जाता है शांति के लिए। कैसे हुआ ये सब? गांधी के देश को पाकिस्तान ने शांति की इस डील में हटा दिया। मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदगी भरी कोई और बात होनी। हालांकि जब अक्सर ये होता है कि चुनाव के समय में पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है हमारे देश में, ठीक है, डरा देते हैं, कभी बिहार के चुनाव में, कभी बंगाल के चुनाव में, तो लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने ये किया है, और जिस तरीके से अमेरिका ने उसको इम्पोर्टेंस दी है, रशिया ने दी है, चीन ने दी है, तो हमारे देश के जो लोग सत्ता में बैठे हैं, और खास तौर पर जो विदेश नीति देख रहे हैं, का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ भूल हुई है, आखिर ऐसा कैसा डंका बजा। हाँ, और ये भूल ना बहुत बड़ी है, छोटी भूल नहीं है ये, कि आप ये कहते हो कि हमारा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, और जब से मोदी जी आए हैं हमारी इज्जत और बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उससे पहले नहीं थी, चलो हम मान भी लेते हैं। आपकी क्या ये भी आपकी डंका ही था कि सीज फायर जो हुआ था पिछले साल मई में, 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में, अमेरिका ने किया था, घोषणा भी ट्रंप ही कर रहे थे। ट्रंप ने ट्वीट किया था शाम को 5 बजे, और ये कहा था सीज फायर हो गया, और उसके बाद आधे घंटे बाद हिंदुस्तान की आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हाँ, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो सही है। हुआ ना? बिल्कुल हुआ। यूएस ट्रेड डील सब कुछ दे दिया आपने, लिया क्या? कुछ नहीं, वो भी उन्हीं के हिसाब से हुई। उस पर सवाल उठाने वालों को गद्दार बोल दिया गया आपको, और फिर उन्होंने आपको डिक्टेट किया कि रशिया से तेल परचेज करोगे तो हम आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएंगे। उन्होंने लगाई भी, फिर हमने बंद किया, फिर उन्होंने रियायत दी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हो गया है, और वहां से इस 20% जो तेल है उस रास्ते से आता है, तो हम अमेरिका आपको ये अनुमति देता है कि भारत रूस से तेल परचेज कर ले फॉर द टाइम बीइंग, और उसकी जो आखिरी तारीख है वो कल है 17 जून को जी। जो आपको उन्होंने कहा था कि ठीक है आप कुछ टाइम के लिए तेल परचेज कर लो, हम आपको ये, और ये आधिकारिक बयान है विदेश मंत्री जयशंकर का जी, कि हमें तो अमेरिका ने ही कहा था कि आप रूस से तेल परचेज कर लो। हाँ बोली, ठीक है, आधिकारिक बयान है, मेरा नहीं है, मैंने घर बैठ के नहीं बनाया है जी, बताना जरूरी है इस देश के लोगों को। ठीक बात। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब कल लास्ट डेट है उस रियायत की, अब ये कहेंगे कि देखो ये रास्ता खुल गया है, युद्ध जो है वो खत्म हो गया है, तो अब आप वेनेजुएला से तेल परचेज करो, अब आप अमेरिका से तेल परचेज करो, ठीक है, अब हमारे वेंडर बन जाओ आप, ठीक है, जो फायदा आप रूस को दे रहे हो इधर दो। रूस आपको अमेरिका के दखल से पहले डिस्काउंट में तेल देता था, अब उसने वो भी बंद कर दिया। सस्ता तेल आपको मिल रहा था, सस्ता मिलता था, हालांकि उसका फायदा भी जनता तक नहीं पहुंच रहा था। कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की कंपनी थी जो तेल परचेज करती थी, हिंदुस्तान लाती थी, उसको रिफाइंड करती थी रिफाइनरीज में, और उसको यूरोपियन कंट्रीज में बेच देती थी। उसका कोई फायदा हिंदुस्तान की जनता को नहीं मिला, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता अभी फायदा लेने के मूड में दिखाई नहीं देती। उनको लगता है कि ठीक है ना, छोड़ो ना, अभी वो राष्ट्र निर्माण के लिए देने के ही मूड में, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि जो हम कर सकते हैं इस देश के लिए वो हम करेंगे, और वो कर भी रहे हैं बेचारे, उसमें कोई, मैं उनकी सराहना करता हूँ उस बात के लिए कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि पाकिस्तान शांति की वार्ता करवा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, भारत को डिक्टेट कर रहा है कि तेल कहाँ से खरीदना और कहाँ से नहीं खरीदना है, हमारे साथ ट्रेड डील कर रहा है, लेकिन सब कुछ लेके जा रहा है, दे कुछ नहीं रहा है, और हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और इन सब के बीच में 3 भारतीय नेवी के जवानों को मार दिया जाता है, और एक शब्द
56 इंच की सरकार नहीं बोलती। और फिर ये कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कमजोर थे। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई उसके बारे में तो जिक्र एक घटना का जिक्र कर देता हूँ उसमें, जो मैंने लिखा भी है, देवयानी खोब्रागड़े के बारे में। एक हिंदुस्तान की अधिकारी थी जो अमेरिका में पोस्टेड थी, देवयानी, महाराष्ट्र से आती थी वो, और उनकी जो सर्वेंट थी शायद, हाउस हेल्प थी उनकी, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे कि भाई वीजा को लेके, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था वहाँ वीजा पे ऐसा कुछ था कि $4500 उन्होंने दिखाया। ठीक है, मतलब वो जो भी मैटर था उस पे उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। जिसे कमजोर कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सरदार जी ने, अमेरिका एम्बेसी के नई दिल्ली में चाणक्यपुरी के बाहर जो एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग लगी हुई थी ना, हटवा दी, तुरंत हटवा दी। जो स्पेशल विशेष अधिकार थे एम्बेसी के लोगों के पास, तुरंत छीन लिए। जो स्पेशल पासेस थे वो छीन लिए। तो कितना स्ट्रॉन्ग विरोध दर्ज किया था, और फिर अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी थी। राइट, वो था सरदार, जिसके बारे में ये कहते कमजोर था वो। एक और घटना है, मीरा शंकर करके डिप्लोमेट थी एनवाई की सर, साड़ी पहने हुई थी वो, उनकी चेकिंग हुई मेटल डिटेक्टर से, बदसलूकी जैसा कुछ हुआ। अधिकारियों ने ये कहा कि भाई साड़ी पहनी हुई थी इसलिए मेटल डिटेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा था। भारत ने विरोध दर्ज कराया, और विरोध दर्ज कराने का मामला ये बना सर कि अमेरिका को औपचारिक तौर पर फॉर्मल तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी। सो माफी तो मांगनी पड़ेगी अगर कोई बदसलूकी करेगा। नहीं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपके तीन जवान आपके मार दिए गए, और वो मार्को रूबियो बोल रहा है, वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर, कि नहीं, जब तक अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है तब तक कोई हिलेगा नहीं वहाँ से। हम नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और मुझे अब देखना तस्वीर आने वाली है, फिर उसको जप्पी पाएंगे ट्रम्प की जाके, और फिर कहेंगे कि मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड है ये जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता? ऐसी कौन सी दोस्ती होती है? इसको व्यापारी बोलते हैं, दोस्त मत बोलो इसको। और व्यापारी मैंने अब तक ऐसी दोस्ती नहीं देखी जो एक तरफा है। एक हाथ से ताली नहीं बजती यार, बजा के देख ले आ रही है आवाज। और यहाँ 12 साल से ताली बज रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड। हिंदुस्तानियों को हथकड़ियों में बांध के एयरफोर्स के जहाज में वो वापस भेज रहे हैं। ठीक है, आपके जवानों को मारा जा रहा है, आपके साथ ट्रेड डील हो रही है, आपको लूट रहे हैं ट्रेड डील में। ठीक है, आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि तेल कहाँ से परचेज करना है, हर चीज, लेकिन आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता कि नहीं ट्रम्प साहब ये मंजूर नहीं है। मैं भी 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी जवाबदेही है, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? आपकी दोस्ती अलग है, मेरी दोस्ती अलग है। दोस्ती एक अलग चीज है, देश चलाना एक अलग चीज है। सिर्फ इसलिए कि कोई मेरे आप किसी को भी जाके झप्पी पालो, इसको कहते हैं गले पड़ना। ठीक बात। झप्पी वो होती है कि जो आप एक दूसरे को अंदर से आपको आए कि हाँ मुझे उसको हक करना है, और वो भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करे। आप तो गले पड़ रहे हो, उसको कहते हो कि माय फ्रेंड। जिस देश में जाओ उसकी जाके झप्पी पालो। अभी फ्रांस गए थे, वो जो रफेल डील हुई थी उसका फायदा किसको हुआ? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई? नहीं हुई। एक अच्छी डील को हमने पहले खराब डील बनाया, ज्यादा पैसा दिया। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो डील थी मेरे हिसाब से वो 560 करोड़ के आसपास एक जहाज की थी जी। और इन्होंने खरीदा मेरे हिसाब से 1500 करोड़ के आसपास, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के। और फायदा किसको दिया 30,000 करोड़ का? अनिल अंबानी को। आज वो कहाँ घूम रहा है? वो ईडी और सीबीआई के आगे आगे घूम रहा है दफ्तरों में, क्योंकि साहब के एक दूसरे दोस्त को पसंद नहीं आ रहा है। वो दोस्ती यारियां जो है बड़ा बर्बाद कर रही हैं हमें सर। हाँ, कॉर्पोरेट लड़ाइयाँ जो हैं वो पहले भी होती थी और आज भी हैं। आज इतना फर्क है कि कोई सीबीआई हेडक्वार्टर में आके उनसे पूछताछ नहीं होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को करप्शन के चार्जेस में सीबीआई हेडक्वार्टर खड़ा कर दिया था। उनको कमजोर कहते हैं ये। उधर देखो वेदांता वाला क्या हाल चल रहा है, ईडी की रेड जी। दोस्तों के खिलाफ कोई हुआ, दोस्तों के बिजनेस पे असर मुझे लग रहा है दोस्त ही चला रहे हैं ये सब। ये जो एजेंसीज है ना, ये इनके जो लोग हैं वो शाम को दोस्त के यहीं जाते हैं, कहते हैं कि साहब मैं आ गया, बताओ कल किस क्या रेड करनी है। साहब का मूड ठीक है तो कह दिया चलो कोई बात नहीं माफ कर दो, और थोड़ा अगर नाराजगी है तो बोला कल देख लो।
कहाँ पे कौन सी पार्टी के सांसद चाहिए वो देखा जाता है। फिर होता है। अच्छा सर, नाकेबंदी वाली जो बात कही थी ना मार्को रूबियो ने कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का मैं बयान सुन रहा था। चीन के 100 से ज्यादा जहाज उस नाकेबंदी से गुजरे, किसी पे कोई हमला नहीं हुआ। भारतीय नाविकों को कैरी करने वाले 3 जहाजों पे हमला होता है, 3 नाविक मारे भी जाते हैं। तो ये सिंपल मामला ये नहीं है कि नाकेबंदी का उल्लंघन हुआ इसलिए आपके ऊपर हमला हुआ है या उन जहाज़ों पे हमला हुआ है जिस पे भारतीय नाविक थे। मामला ये है कि उन्हें पता है शायद कि रिबेटल हो नहीं पाएगा, कोई नहीं, इसके रिस्पॉन्स इसके किया 2 नहीं 3 जाएगा। पहलू हैं। एक तो वो जो सैनिक हैं वहाँ पे, उनकी शायद बॉडीज़ भी अभी तक हिंदुस्तान नहीं आई हैं, जिसका एलओपी ने ज़िक्र किया था कि भाई हिंदुस्तान के जवानों को उनके घर लाओ। जी। ठीक है। दूसरा इसका पहलू ये है कि चीन को छेड़ने की आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आप सारे फ्रंट नहीं खोल सकते। अभी आप ऑलरेडी क्राइसिस में हो। आपको ये लगा था कि मैं तो ईरान को 2 दिन में निपटा दूँगा और उसके बाद फिर जिस तरीके से मैंने बाकी कंट्रीज़ के साथ किया है, जैसे मैंने वेनेजुएला के प्रेज़िडेंट को उठा के 1 दिन में बंदी बना के वहाँ कब्ज़ा कर लिया, तो मैं यहाँ भी कर लूँगा। अमेरिका को जो ठोका है ना ईरान ने, और अमेरिका जो ये डील कर रहा है ना थ्रू पाकिस्तान और टर्की और जो कतर, जो बाकी खाड़ी देश हैं उनके थ्रू, ये सब बिज़नेस डील में ऑपरेट हो रही हैं अब। इसमें बिज़नेस इन्वॉल्व हुआ है, तब जाके ये डील हो पा रही हैं। और ट्रम्प को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ से भागे, कौन-सी गली से भागे, क्योंकि वहाँ चुनाव है अभी नवंबर में। हाँ, उनकी ठीक अपनी है? स्थिति ही कमज़ोर हुई पड़ी है। अपनी स्थिति कमज़ोर है और जब आप युद्ध में होते हो तो आपके ऊपर आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो अमेरिका पे भी आएँगे। बेशक। दूसरी बात ये है कि आप चीन को छेड़ नहीं सकते। चीन अपने आप में इन हाल के कुछ सालों में ना बहुत सारे वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज़ का घमंड निकला है। रशिया अपने आप में एक वर्ल्ड पावर था, लेकिन यूक्रेन जैसी एक छोटी-सी कंट्री ने इसको ठोक के बर्बाद कर दिया। किया ना? अमेरिका अपने आप में इस वर्ल्ड का चौधरी था, उसकी अकड़ निकाल दी ईरान ने। जबकि अमेरिका इज़राइल इकट्ठे थे। 2 देश इकट्ठे थे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं इस दौर में। दुबई देख लो, क्या इम्पैक्ट आया, किस तरीके से वहाँ हमले किए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्को रूबियो स्टेटमेंट देते हैं तो उनको उस बात का आभास है कि भारत हमारे स्टेटमेंट के बाद चू भी नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करना तो होता है एक डिसेंट वे में, आप अपनी आपत्ति दर्ज कर दें कि आपने उनके एम्बेसडर को बुला के एक सांकेतिक प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया कि नहीं, जो यूएस एम्बेसडर इंडिया में उनको बुला के हमने ये कहा है, प्रोटेस्ट नोट दे दिया हमने। प्रोटेस्ट नोट दे दिया और फिर डिफेंस मिनिस्टर ने आपको वहाँ फ़ोन कर दिया अमेरिका में कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जब उनका स्टेटमेंट आया मार्को रूबियो का, उसके बाद कुछ ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि जब आपका कार्यकाल दिनों में बोल रहा हूँ, नेहरू से बड़ा हो जाए, तो आपको डोनाल्ड ट्रंप से ट्वीट करा के ये दिखाना होता है कि देखो हिंदुस्तान के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मेरे अंधभक्तों कि मेरा कार्यकाल 1 दिन बड़ा हुआ है नेहरू से, दिनों में। और ट्रंप साहब ने मुझे बधाई दी है। इनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं। मतलब क्या ही इनकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि इस देश को क्या मिल रहा है। ठीक बात है। इस देश के नागरिकों को क्या मिल रहा है। इस देश का आप क्या लूट के अमेरिका को दे रहे हो और क्या वो आपसे लूट रहा है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि बस वर्ल्ड लीडर्स सिर्फ मेरे बारे में, मेरी बात करें, मेरे को लेके ट्वीट करें, मुझे फ़ोन करें, मुझे बधाई दें, मेरे जन्मदिन पे बधाई दें, दिनों में मेरे दिन ज़्यादा हो गए नेहरू से तो उस पे मुझे बधाई दें, जहाँ मुझे मौका फोटोज मिल सके इनके साथ। हाँ, जपी मैं उनको पालूं या गले पढ़ लूं, ठीक है, गले पढ़ लूं। हाँ, जपी मत कहो उसको। हाँ, आपने करेक्ट किया था पहले। हाँ, तो ये है हमारी प्रायोरिटीज। तो जब हमारी ये प्रायोरिटीज होंगी ना, तो हम 8 रुपए तेल महंगा खरीदेंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ना आदत पड़ गई है, हम गुलाम से हो गए हैं। मुझे ये शब्द इस्तेमाल करते हुए थोड़ी तकलीफ सी हो रही है, करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो है वो 200 साल जो अंग्रेज हम पे राज करके गए ना, वो दिन भी गुलामी के थे और आज भी ना कुछ ऐसे ही लगता है कि हम गुलाम से हो गए हैं। जैसे जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। सरकार से सवाल पूछना ही इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सरकार से सवाल पूछना ही इस देश के मीडिया का काम है। सरकार 140 करोड़ देशवासियों के प्रति जवाबदेही है उनकी,
और उसमें मोदी जी की भी है, क्योंकि उनको तीसरी बार इस देश की जनता ने चुना है। तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को क्राइसिस के समय अपने हाल पे ना छोड़ दें। सही बात है। कि कोरोना आया तो ठीक है, आप थाली पे जाओ और मोबाइल की लाइट दिखाओ, और वर्ल्ड में अगर तेल का क्राइसिस हो गया तो आपने ये कह दिया कि थोड़ा कम इस्तेमाल करो, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, ठीक है, आपने सब बातें कह दी। आपने ये तो बताया कि मैं क्या करूँगा, जनता पे छोड़ दिया ना। जनता तो वैसे देख ही लेगी अपना, उसने तो पहले भी वो तो पहले भी देख ही रहे हैं। जब इस देश के 80 करोड़ लोग राशन लेके रोटी खा रहे हैं, तो वो सरकार से कहाँ सवाल पूछ लेंगे। आपकी प्रायोरिटी ये है कि जब आपके एक दिन आपका ज़्यादा हो जाए नेहरू से दिनों में, तो आप कैबिनेट की बैठक बुलाते हो, और जब आप घुसते हो तो पहले मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जब साहब आएंगे तो खड़े होकर ताली बजाना। फोटो ऑप्स, फोटो ऑप्स, ये आपकी प्रायोरिटी। और इस प्रायोरिटी के चक्कर में आप गंवा क्या रहे हैं? जो इज्जत नेहरू ने कमाई, जिस इज्जत को उसको तो इंदिरा ने मानते ही नहीं मेंटेन है। किया, जिसको तुम अय्याश कहते हो, जिसको तुम कहते हो कि माउंटबेटन का बॉयफ्रेंड था, उससे तुम कंपैरिजन क्यों कर रहे हो भाई अपना? जिस नेहरू ने इस देश को सब कुछ विरासत में दे दिया, जितनी भी आज समस्याएं हैं, कश्मीर की हैं, गरीबी की हैं, चीन की है, सारी दे दी आपने। अय्याश था, सिगरेट पीता था, शराब पीता, सब कुछ था ना वो। तो उस नेहरू से कंपैरिजन क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का? क्यों उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं? क्यों? जवाब इसका जवाब है किसी के पास? वो तो जेल में भी रहे थे बहुत साल। उन तो अपनी सारी संपत्तियां दान भी वो दिन भी काउंट कर लो, जेल वाले भी संपत्ति भी काउंट दे दो दान में। आपने तो उल्टा कर दिया, फंड बना दिया पीएमओ का, जिससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि कितना फंड है इसमें, कहां से आया। तो प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी क्या है हमारी, उनको समझना पड़ेगा। जब देखिए, पता क्या है, सिंपल सी बात है, जनता जो होती है ना, वो तय करती है सरकार की जवाबदेही। बस इससे वालदोज कहना नहीं चाहता। लोगों को देखिए, अब लोगों को फैन बने रहने से बाहर आना पड़ेगा, कार्यकर्ता बने रहने से बाहर आना पड़ेगा, नागरिक बनना पड़ेगा। नहीं, लोकतंत्र नागरिकों से बनेगा ना सर। वो भी हमारा काम नहीं है। जिस दिन इस देश के लोगों को लगेगा उस दिन बन जाएंगे ना। मीडिया के रूप में हमारा काम तो है कि नागरिकता बोध तो हम करवाते रहें अपने अपने स्तर पे। बहरहाल, नेहरू को आप कितना भी रिड्यूस करने की कोशिश करें, नेहरू का एक बयान आपके पूरे कार्यकाल पर, खासतौर पे अगर मैं विदेश नीति की बात करूं सर, तो भारी पड़ जाता है। जब खाद्यान्न का संकट हुआ, देश नया नया आज़ाद हुआ था, 100 समस्याएं थी, मदद मांगी गई अमेरिका से। अमेरिकी संसद में बात चल रही थी कि भाई इसी बहाने इनको अपने गुट में शामिल कर लो, ये तो गुट निरपेक्ष हैं। नेहरू तक बात पहुंची और नेहरू कहते विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड, ना मिले खाना, आज़ादी का समझौता नहीं करेंगे। ये थे पंडित नेहरू। या इंदिरा गांधी पे क्या आप खूब बात कर लीजिए, 7वां बेड़ा उतार दिया था निक्सन ने, लेकिन उन्होंने भूगोल बदला। बोल के आई थी, बोल के आई थी एग्जैक्टली, और बनाया बांग्लादेश, बनाया, तोड़ा पाकिस्तान, तोड़ा उस पाकिस्तान को तोड़ा जो आज शांति की डील करवा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। ठीक बात है, जिसे आप टेरर नेशन कहते ही हो, बस करते कुछ नहीं हो ना। यार इस देश की राजधानी में लाल किले के सामने आत्मघाती बम फट जाता है, एक आदमी आता है बम बांध कर, वो फट जाता है। आप किसकी बात कर रहे हो? नेशनल सिक्योरिटी, सबसे मजबूत सरकार, वल्लभ भाई के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री, इससे बड़ी विफलता क्या होगी? देश की राजधानी में आत्मघाती बम फट रहा है और आज तक नहीं पता क्या हुआ था। ढक देते हैं सब चीजें। उरी में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, पहलगाम में क्या हुआ, पता है किसी को? किसी को नहीं पता।